नमस्कार दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कल्चर का टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर राजस्थान के एग्ज़ाम के अंदर अपनी अहम भूमिका रखता है। उस टॉपिक का नाम है लोकगीत। देखो, अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं? लोकगीतों के बारे में। तो लोकगीतों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपन लगभग 2 क्लास के अंदर एक टॉपिक को ख़त्म कर दिया करेंगे। आने वाली मैं कोशिश करूँगा अपनी 15 या 18 क्लासेस के अंदर अपन पूरी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लगभग एक टॉपिक के लिए अपन 2 दिन चूज़ करेंगे और ऐसे ही मान के चलिए 8 या 9 या 10 मैक्सिमम टॉपिक है जो अपने किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या है? लोकगीत टॉपिक अपन कर रहे हैं। सबसे पहले अपने कोटेशन देखना है देवेंद्र सत्यार्थी का। देवेंद्र सत्यार्थी जी क्या बोलते हैं? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। मतलब जो लोकगीत होते हैं ना, उसी से उस संस्कृति की झलक हमें मालूम चल जाती है कि उस संस्कृति में क्या बातें हैं, कैसे विचार हैं। तो उनके लोकगीतों के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि उनकी संस्कृति कैसी है। तो कुल मिला के उनका एकदम वक्तव्य सही है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन शास्त्रीय संगीत की। राजस्थान का जो शास्त्रीय संगीत है वो किस शैली पर आधारित है? ध्रुपद। कौन सी पे आधारित है? ध्रुपद पे आधारित है। एक मानसिंह तोमर नाम के राजा थे, उन्होंने बुक लिखी थी मानसिंह कौतूल, जो कि संगीत से प्रेमी काफ़ी थे, तो उनके बारे में ये बुक 1-2 बार पूछी गई थी, तो अपन यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन श्रृंगारिक राग। रागें होती है, रागें अलग अलग तरह की होती है। राजस्थान में मुख्यतः चलती है, एक तो चलती है श्रृंगारिक राग और एक चलती है वीर राग। श्रृंगारिक राग वो होती है जिसके अंदर किसी के सौंदर्य का वर्णन या फिर प्यार मोहब्बत इस टाइप की बातें की जाती है, उनको क्या बोल जाता है? श्रृंगारिक राग। श्रृंगारिक राग में आती है जैसे मांड हो गया, देश हो गया या फिर सोरठ हो गया। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा जैसे मांड, देश, सोरठ। ये एग्जैक्ट एक क्वेश्चन आया हुआ एक बार कि मांड, देश, सोरठ किस तरह की रागें हैं? श्रृंगारिक राग, वीर राग, ऐसे करके 2-3 ऑप्शन इन्होंने और राग दिया था, विरह राग, ऐसे अलग अलग करके। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 राग कौन सी है? श्रृंगारिक राग है। उसके बाद वीर राग की बात करें तो सिंधु और मारू, जितने भी जो गाने होते हैं ना जिसके अंदर अपने को जोश पैदा होता है, तो उन गानों की जो एक शैली होती है उसको क्या बोलते हैं? सिंधु शैली या फिर मारू राग। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज़? अपन क्या बात कर रहे हैं कि राग 2 प्रकार अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। राग 2 प्रकार की, एक तो श्रृंगारिक राग जिसके अंदर प्यार, इश्क, मोहब्बत, सौंदर्यता इन सभी का वर्णन किया जाता है कि तेरी नमकीन मस्त गहराइयों को, आंखों की अंगड़ाइयों को कभी भूलूंगा नहीं मैं, ये वो पुराना धमाका जो भी होता है वो सब अगर राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर गाना गाया जाएगा तो उसको मांड, देश या फिर सोरठ राग के अंदर गाया जाएगा। वहीं वीर राग जो होती है जिसके अंदर बोला जाता है कि वो महाराणा प्रताप कठ है, इस तरह के गाने होते हैं ना जिसके अंदर की थोड़ा जोशीले गाने होते हैं, उनके अंदर कौन सी राग होती है? सिंधु राग और मारू राग। अब बात करते हैं अपन मांड राग की। राजस्थान में प्रचलित सबसे मुख्यतः कौन सी राग है? मांड राग ही है। अब मांड राग के बारे में देखते हैं, ये 3 तरह की हैं। एक तो है उदयपुरी मांड, एक है जयपुरी मांड और तीसरी कौन सी है? बीकानेरी मांड। कितनी तरह की मांड है? 3 तरह की, उदयपुरी मांड, जयपुरी मांड और बीकानेरी मांड। जो उदयपुरी मांड है ना उसमें जो ताल चलती है ना, ताल कौन सी है? उसके अंदर धीमा, ये धीमी ताल से रिलेटेड नहीं है, धीमा ताल, धीमा। ठीक है, और जयपुरी मांड के अंदर है ताल कहरवा और बीकानेरी मांड में ताल दीपचंदी। तो आप समझ गए ना, ये ताल धीमी, वो ताल नहीं है कि धीमी धीमी ताल में चल रही है, नहीं, ताल धीमा, ताल कहरवा और ताल दीपचंदी। ठीक है, तो याद कर लेना उदयपुर के अंदर जो उदयपुरी मांड होती है उसके अंदर ताल कौन सी है? ताल धीमा होती है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि असुमिलित का चुनाव करें तो उदयपुरी मांड के आगे धीमा लिख दिया, जयपुरी मांड के आगे कहरवा लिख दिया, बीकानेर मांड के आगे दीपचंदी लिख दिया और नीचे लिख दिया सभी सुमेलित हैं। तो वहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके सभी सुमेलित कर सकते हैं। पहली बात तो ये। उसके बाद पूछा जाएगा उदयपुरी मांड की प्रमुख गायिका कौन सी है? तो उदयपुरी मांड की प्रमुख गायिका है मांगी बाई, जिन्होंने गाना गाया था राजस्थान का जो क्या बोलते होते हैं उसको, एंथम सॉन्ग ही मान लो एक हिसाब से, कि केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। आप अक्सर ये गाना सुनते हैं कि पधारो मारे देश, अपना स्लोगन भी है राजस्थान टूरिज्म का। वैसे ये जो गाना है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये गाना किसने गाया था? मांगी बाई ने। ठीक है, और ये मांगी बाई का संबंध किससे है? उदयपुरी मांड से, मतलब उदयपुर से इसका संबंध है। पहली चीज़ तो आपको याद करनी है ये। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं अपन? जयपुरी मांड। जयपुरी मांड के ताल कौन सा चलता है? कहरवा।
ठीक है। इसके अंदर गायिका, प्रमुख गायिका कौन सी है? बन्नो बेगम और जौहर बेगम। कौन कौन सी है? एक तो होगी बन्नो बेगम, एक होगी जौहर बेगम। अपन ने बात की थी इससे पहले उदयपुर, उदयपुर की मांड गायिका प्रमुख कौन सी हो गई? उदयपुर की जिसने कौन सा गाना गाया? केसरिया बालम पधारो नी मारदेश, ये कौन सी थी? मांगी बाई। और जयपुरी मांड की कौन सी है? ताल कहरवा, और गायिका कौन सी है? बन्नो बेगम और जौहर बेगम। अब बात करते हैं लास्ट अपन बीकानेरी मांड की। बीकानेर की कौन सी है? ताल दीपचंदी, दीपचंदी। इसकी प्रमुख गायिका कौन सी है? अल्लाह जिलाही बाई और गौरी देवी। गौरी देवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्लाह जिलाही बाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो इसका संबंध बीकानेर से है, दूसरी बात 1982 में जिस साल इमरजेंसी लगी थी उससे लगभग 2 साल पहले इसको पद्मश्री मिला था। और साथ में इनको क्या बोलते हैं? मरु कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो गाना था ना, ये जो मांगी बाई ने गाया था, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इसको विश्व प्रसिद्ध जिस बंदी ने किया था ना, वो यही थी अल्लाह जिलाही बाई। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध इसको किया था। उसके बाद में एक नोट लगा के लिख लेना साथ में कि जमीला बाई है ना, वो जोधपुर की लोक गायिका थी या लोक गायिका है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जमीला बाई का संबंध कहाँ से है, तो किससे है? जोधपुर की लोक गायिका है वो। ठीक है, तो अब तक अपन ने इसके अंदर लगभग 4 अपने गायिकाओं के बारे में पढ़ा है। पहले उदयपुर की कौन सी थी? मांगी बाई। उसके बाद देखा अपन ने जयपुर के बारे में बन्नो बेगम और जौहर बेगम। बीकानेरी मांड की कौन सी देखी अपन ने? अल्लाह जिलाई बाई और गौरी देवी। और उसके बाद देखा आपने जमीला बाई, जो कि कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से। उदयपुरी जो मांड है वो ताल धीमा है उसका, ये देख लिया अपन ने। और इसके साथ साथ अपन ने नेक्स्ट कौन सा देखा है? ताल धीमा, उसके ताल कहरवा और ताल दीपचंदी। होगी चीज़ें क्लियर? अब देखते हैं मरु प्रदेश के गीत कैसे होते हैं। देखो, मरु प्रदेश होता है जहाँ पे खूब दूर दूर तक कोई बंदा ना होता है, ना बंदे की जात होती है। तो वहाँ पे क्या होता है? ऊंचे स्वर होते हैं और लंबी धुन होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों बना? ये आप एक जियोग्राफिक नेचर से देखो तो आपको समझ में आएगा कि जैसे अपन बात करें जो टीले वाला एरिया होता है जहाँ पे दूर दूर तक दोहरे दोहरे होते हैं, वहाँ पे किसी को आवाज़ देंगे तो फुल जोर से देंगे और लंबी आवाज़ देनी पड़ेगी। भाई साहब ऐसा कर, इस टाइप से आवाज़ देते हैं ना, तो उसी टोन के अंदर ही बंदों के क्या गाने बनने लगे थे। तो जितने भी गाने हैं ना, वो ऊंचे स्वर में और लंबी धुन के अंदर गाने बनते हैं, जो कि मरु प्रदेश के गीत होते हैं। उदाहरण के लिए कुरंजा और पीपली। कुरंजा और पीपली आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से पता हो जाएंगे कि गाने क्या क्या कैसे गाने हैं। उसके बाद बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के गीत। अब पर्वतीय क्षेत्रों में अपन जाते हैं, अब वापस से फिजिकल इसको देखना पड़ेगा फिजिकल विजन के हिसाब से। पहाड़ों में अपन जब भी जाते हैं तो अपन धीरे से ही बोलते हैं तो अपनी आवाज़ गूंजती है। आप जो भी एक जोर से बोलोगे तो उसकी आवाज़ 4-5 बार रिफ्लेक्ट होकर आएगी। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे जितने भी गाने गाए जाते हैं ना, वो सरल धुन के गाए जाते हैं, एकदम मीठे मीठे गाने गाए जाते हैं। और उनमें स्वर कम होता है, बिल्कुल कम स्वर के गाने होते हैं, मतलब ज़्यादा चीख चीख के गाने नहीं गाए जाते हैं। जबकि जो मरु प्रदेश होता है वहाँ पे ऊंचे स्वर गाए जाते हैं और लंबी धुनों के साथ गाने गाए जाते हैं। अब ये एक बार 2013 के अंदर आरएस में पूछा गया था, पटेलिया, बिछिया व लालर क्या है? आपको सीधा याद करना है, पर्वतीय प्रदेशों के गीत हैं। वहाँ पे ऑप्शन में था ये आभूषण है, ये वस्त्रों के प्रकार हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों के गीत हैं, ये नाटक के प्रकार हैं, ये डांस की फॉर्म है। इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है, पटेलिया, बिछिया व लालर क्या है? पर्वतीय प्रदेशों के गीत हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैदानी प्रदेशों के गीत। मैदानी प्रदेश कौन सा है? अपने अलवर, भरतपुर, यहाँ पे ऊपर की साइड में अपना कौन सा है? मैदानी क्षेत्र आता है। तो मैदानी क्षेत्र में क्या है? उसके आसपास में क्या है? मथुरा और ये सब प्रदेश पड़ते हैं। तो इस वजह से क्या है कि उनका भाव कौन सा आ गया? ब्रज भाव। ब्रज प्रदेश कौन से? ब्रज भाव आ गया। इसका भक्ति व श्रृंगारिक रस अधिक है। मतलब आप एक कृष्ण भगवान के, भरतपुर की साइड में, इस साइड में कृष्ण भगवान के, इनके लगभग ज़्यादातर गीत होते हैं। और कृष्ण भगवान के आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रेम गीत होते हैं वही इनके होते हैं। इनके स्वरों में अधिक उतार चढ़ाव होता है। जैसे अपन गाना सुने ना, आली रे मोहे लागी वृंदावननी को, वो जोर से बोलते हैं ना को, तो मतलब कि अचानक चलते अचानक से इन्होंने चढ़ाव कर दिया उसके अंदर। तो इस हिसाब से क्या है, अपने को ये चीज़ें देखनी है। आज अपन ने अभी इतना ही पढ़ा है। अब देखो, वैसे तो आप लोगों को लगेगा कि यार बहुत बिल्कुल छोटी सी बात है, कुछ नहीं है, लेकिन आप ट्रस्ट में अगर इसमें से क्वेश्चन बनाने लगे तो मैं इसके अंदर कम से कम 50 क्वेश्चन बना दूंगा आपको मैं। तो ये मत सोचना बिल्कुल छोटी सी क्लास है, आपकी 2 क्लास के अंदर पूरा ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। इसलिए इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से इत्मीनान से और नोट्स बना के देखना और फिर उसके बाद पढ़ना। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि ये किसका कथन है, उसका श्रृंगारिक राग कौन सी है, वीर राग कौन सी है, इसके हर एक लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखना, कचरा मैं कुछ भी नहीं लिखा रहा, इसलिए एग्जैक्ट इसको पढ़ ही लेना। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, 10 मिनट की क्लास हो चुकी है, इसको फटाफट अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो भी आपको मिलेगी उसके अंदर अपन क्या है, गीतों के बारे में पता होगा। गीत लगभग मान के चलो
40 से गीत है, 40 के 40 गीत एक क्लास के अंदर खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा कोई बात है नहीं उसके अंदर। एक एक दो बार पढ़ना, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।